नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी और हमारे साथ है बिहार के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। देखिए, आज एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और वो ये हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वाराणसी में रैली होने वाली थी 24 दिसंबर को। अचानक से शाम में ये खबर आती है कि वो रैली स्थगित कर दी गई है। जेडीयू की तरफ से ये कहा गया कि वहां पे परमिशन नहीं मिली जहां ये रैली होनी थी। अब जाहिर सी बात है कि इस पर सियासी भूचाल तो मचना ही था। क्या वाकई वहां पे कुछ समस्या थी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, या फिर कुछ और कारण? इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए संजय जी के साथ है। संजय जी, नीतीश कुमार की 24 दिसंबर को रैली होने वाली थी और उस रैली को लेकर काफी राजनीति हुई, काफी बयानबाजी भी लगातार चल रही थी। अचानक से ये रैली स्थगित हो गई, ये कहते हुए कि जगह की परमिशन नहीं मिली। क्या वाकई ये मामला था या फिर कुछ और था? देखिए, ये तो जेडीयू ही बता पाएगी कि इसमें क्या स्थिति थी, वास्तविकता क्या था। क्योंकि एक चीज को तो समझना होगा, हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ इनपुट मिले होंगे। राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उसको लेकर के सिक्योरिटी वहां थोड़ी टाइट है और उसको लेकर के कुछ इनपुट मिला होगा। तो हो सकता है कि क्या होगा कि इसके बाद आप रैली कर लीजिएगा, संभावना। वैसे मुझे उसके बारे में कोई अधिकृत जानकारी तो है नहीं, लेकिन एक जानकारी ये भी मिल रही है कि 29 दिसंबर को शायद जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है दिल्ली में। हो सकता है कि उसमें कोई ठोस निर्णय और लिया जाए या और बेहतर तैयारी कर करके हम लोग बनारस में या उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह पर हम लोग रैली करें। क्योंकि रैलियां स्थगित होते रहती हैं। आपको याद होगा कि अभी बिहार में भीम संसद जो 26 नवंबर को हुआ, इसका डेट पहले निर्धारित था, बाद में हुआ कि नहीं, इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया और अब 26 नवंबर को होगा। तो राजनीतिक पार्टियां अपनी सुविधा के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार वो थोड़ा डेट को आगे पीछे करती है। तो अभी तो कोई इसके अधिकृत बातें आई नहीं है कि वहां की सरकार ने परमिशन इनको नहीं दिया या इन्होंने खुद से इस रैली का डेट को एक्सटेंड किया है। जानकारी मिल रही है कि जनवरी में शायद ये फिर वहां रैली करेंगे। बीच में कार्यकारिणी की बैठक की बात चल रही है। फिर एक 19 नवंबर की जो तारीख मुकर्रर की गई है, जिस तारीख में ये बात चल रही है कि ये जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं ये बैठने वाले हैं। तो कई बातें आ रही हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, कारण जो भी हो, रैली आज हो या रैली कुछ दिन के बाद हो, नीतीश कुमार जी अगर वहां गए हैं और ये बात उन्होंने बताई कि हाँ, हम बनारस के लोगों को एड्रेस करेंगे, हम उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने तरीके से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बिहार का सीमावर्ती इलाका है। पूरा पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों का मिजाज तो एक ही तरह का है। तो नीतीश कुमार जी उत्तर भारत के एक स्थापित नेता तो हैं ही, बतौर 18 वर्षों से सत्ता के शिखर पर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर हैं। तो इनको देश के किसी भी कोने में जाने का, किसी भी राज्य में जाकर के रैली करने का, लोगों को एड्रेस करने का, अपनी उपलब्धियां बताने का और एक ईमानदार छवि के नेता के तौर पर तो ये स्थापित है। तो इसको बताने का कि भाई हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ कनेक्ट हों और कनेक्ट हों तो हम एक आपको भी एक बेहतर सरकार देंगे। लेकिन कारण एग्जैक्ट क्या हुआ कि पार्टी का निर्णय हुआ या वहां के उत्तर प्रदेश की सरकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था ने इनको कहा कि नहीं, अभी वहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूल माहौल नहीं है, इस वजह से स्थगित करनी पड़ी। थोड़ा चीजों को सरफेस पर आने दीजिए तो और भी स्पष्टता से हम लोग बता पाएंगे कि रैली स्थगित करने का कारण क्या हुआ। लेकिन इतनी बात तय है कि नीतीश कुमार जी बिहार से बाहर कदम बढ़ा चुके हैं। ये कह रहे थे ना कि जी जी ये कह रहे थे कि हम बिहार के बाहर भी कई राज्यों का दौरा करेंगे और पूरे देश में घूम घूम करके और हम कमियां गिनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहां कहां देश के साथ न्याय नहीं किया है। तो शायद ये बनारस की रैली, ऐसे नहीं है कि ये झारखंड में इनकी रैली प्रस्तावित नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो डेट का थोड़ा इधर उधर हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी रैलियों को संबोधित करेंगे, डेट की तारीख स्थगित हो सकती है, आगे बढ़ सकती है,
तात्कालिक कारण मुझे नहीं पता है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि ये एकला चलो के रास्ते पर ये निकल चुके हैं। संजय जी, ये जिस समय से ये रैली की बात हुई और ये हुआ कि नीतीश कुमार वाराणसी में रैली करेंगे, अब उसके बाद से आपने देखा होगा कि इतनी राजनीतिक बयानबाजी, हर दिन कोई ऐसा ना हुआ हो कि इस रैली को लेकर राजनीतिक बयानबाजी नहीं हुई। अब जब रैली स्थगित होने की बात हो रही है तो बीजेपी के तरफ से ये कमेंट आ रहा है कि भीड़ नहीं जुट रही थी, इस कारण से रैली स्थगित करना पड़ा। वहीं जेडीयू का ये कहना है कि साजिश हुई है, साजिश के तहत रैली करने से रोका जा रहा है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो राजनीतिक बयानबाजी करेगी ना, उसकी बयानबाजी को कौन रोक सकता है। जब ये रैली करने जा रहे थे तो तरह तरह से इनको ललकारा जा रहा था नीतीश कुमार जी को कि तब लड़ ही ले बनारस से, रैली की क्या बात है। जब रैली स्थगित हो गई तो इस तरह की बयानबाजी आ रही है कि ये डर गए, लगा कि हम उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ कमाल नहीं दिखा पाएंगे, भीड़ नहीं जुटा पाएंगे। जेडीयू कह रही है कि हमें परमिशन नहीं दिया गया, हमसे उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी डर गई कि अगर हम अपना प्रभाव दिखाएंगे बनारस में तो इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। तो ये राजनीतिक बयानबाजियां तो चलेगी, लेकिन लोकतंत्र में जनता हमसे और आपसे ज्यादा समझदार है, वो चीजों को समझती है और अपने तरीके से कनेक्ट भी होती है। तो नीतीश कुमार जी की रैली कितनी बार सरकार, अगर मान लिया जाए कि सुरक्षा कारणों से परमिशन नहीं दी होगी, तो ऐसा तो नहीं है कि परमिशन बार बार नहीं देगी, एक बार परमिशन नहीं दे सकती है, 2 बार नहीं दे सकती है। मैं अनुमान के आधार पर कह रहा हूं कि राम मंदिर का उद्घाटन को लेकर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद बहुत तेज है। चाहती है सरकार कि राम मंदिर के उद्घाटन तक सब कुछ स्मूथ रहे। इस बीच में एक राजनीतिक रैली का दायित्व भी उत्तर प्रदेश सरकार पर जाती है। अगर नीतीश कुमार की रैली में सुरक्षा में कोई भी चूक अगर होती तो इसके लिए वो उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेवार विपक्ष ठहराती कि भाई देखिए, नीतीश कुमार जी एक रैली करने गए और सुरक्षा की भी चाक चौबंद वो व्यवस्था नहीं कर पाए, वह भी तो उनकी कमजोरी साबित होती। तो एक अनुमान है, और राजनीतिक बयानबाजियां तो होगी, ये करेंगे तब भी होगी, स्थगित करेंगे तब भी होगी, नहीं करेंगे तब भी होगी। ये तो एक मनोवैज्ञानिक गेम खेला जाता है, एक दूसरे पर हमलावर हो करके एक दूसरे की कमियां गिनाई जाती हैं। इसलिए इस राजनीतिक बयानबाजियों को हम लोग नहीं ये कर सकते। लेकिन हाँ, क्यों स्थगित हुई, ये निर्णय जेडीयू का है या ये निर्णय कि चूंकि परमिशन नहीं मिला इस वजह से स्थगित करनी पड़ी, ये थोड़ी सी चीजें कुछ देर के बाद या 2, 4, 5, 7 घंटे के बाद और चीजें स्पष्ट हो जाएगी, कारण क्या रहा रैली स्थगित करने का। संजय जी, वाराणसी का जो क्षेत्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अब ऐसे में जो नीतीश कुमार ने कहा कि वो कई जगहों पे रैली करेंगे, उत्तर प्रदेश में रैली करेंगे, झारखंड में और कई और राज्यों में भी वो रैली करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने चुना वाराणसी को। तो क्या आपको लगता है कि वाराणसी में जाके प्रधानमंत्री मोदी को और वहां पे योगी आदित्यनाथ है, क्या उन्हें ललकार पाते? देखिए, राजनीति में किसी को कमजोर नहीं माना जा सकता। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम जिनको बहुत मजबूत समझ रहे हैं आज वो सत्ता के शिखर पर हैं। कल हो सकता है कि जनता किसी और को सत्ता के शिखर पर बैठा दे तो और मजबूत हो सकता है। और तो कई पार्टियों को मैंने देखा है कि सत्ता के शीर्ष पर हैं, जनता उन्हें नकार देती है। यही राजीव गांधी के पास 414 सांसदों का समर्थन था और बीपी सिंह आते हैं और कैसे जनता उनको नकार देती है, देश ने देखा है। 414 सांसद थे उस कांग्रेस पार्टी के पास। नीतीश कुमार जी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई बार रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो एक हाईली सिंबॉलिक क्षेत्र तो वाराणसी है ही ना, और बिहार से सटा हुआ है। वहां की मिट्टी, वहां का मिजाज, वहां के लोग बिहार से मिलते जुलते हैं। तो नीतीश कुमार जी अगर जाकर के अपने लोगों को एड्रेस करेंगे, इनके सुनने वाले लोगों की संख्या होगी, लोगों को कनेक्ट करेंगे कि एक बार हमें भी मौका दीजिए, हम आपको बेहतर उत्तर प्रदेश देंगे, बेहतर देश देंगे, तो क्यों नहीं कनेक्ट हो सकती है जनता, एड्रेस ये क्यों नहीं कर सकते। हाँ, वोटों में वो चीजें तब्दील होगी नहीं होगी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन रैली तो किसी के क्षेत्र में जाके की जा सकती है।
कोई ऐसा पेटेंट थोड़े होता है कि अगर वो उनका क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में दूसरी पार्टी के लोग या थोड़ा कम ताकत वाले लोग जाकर के वहां रैली को एड्रेस नहीं कर सकते हैं, कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और वाराणसी और बिहार ये कोई अलग अलग मैं नहीं मानता हूं। अगर पुराने जनपद को देखेंगे तो वो तो एक हमारा हिस्सा रहा है उस जनपद का, जहां से हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा जुड़ी रही है। बनारस के लोग बिहार से जुड़े रहते हैं, बिहार के लोग वाराणसी से जुड़े रहते हैं। ठीक है, एक संजोग है कि प्रधानमंत्री का लोकसभा का वो क्षेत्र है, लेकिन वाराणसी में जाकर के अगर रैली एड्रेस करते हैं नीतीश कुमार, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात है जो नहीं हो सकता था। संजय जी, आपने अभी एक बात कही कि नीतीश कुमार एकला चलो की राह पे चल चुके हैं। आपने अभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम देखे। नीतीश कुमार उससे पहले बिल्कुल शांत थे। एक दो मौके पे उन्होंने इंडिया गठबंधन की एक्टिविटी को लेकर कमेंट जरूर किया था, लेकिन जब 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए और 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम जो है कांग्रेस के विपरीत गए, उसके बाद से जेडीयू एक्टिव बहुत हो गई। तमाम चीजें जो है वो फिर स्प्रेड होने लगी, रैलियों का आयोजन होने लगा। क्या माने जो आप कहे एकला चलो की राह पे चल चुके हैं, इसके क्या मायने? देखिए, कांग्रेस को इन्होंने बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि अब देर हो रही है, अब हम लोग गठबंधन की दिशा तय कर रहे हैं, सीटों के शेयरिंग पर बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये कह करके टालते रही कि ठीक है, 5 राज्यों का चुनाव होने के बाद हम लोग चीजों को तय करेंगे। और इनकी पीड़ा, इनका दर्द जो कह लीजिए, ये वाम मोर्चे के मंच से ये बोल चुके हैं। हालांकि खड़गे जी ने इनको फोन करके बताया भी कि चुनाव का परिणाम आने दीजिए, उसके बाद हम लोग बैठ कर तय कर लेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई, देश और लोकसभा के गणित तय करने में राज्य का चुनाव कहां बाधक है, रणनीति बनाने में वो चुनाव कहां बाधक है। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस अगर वहां चुनाव लड़ रही है तो हम लोग जो लोकसभा की रणनीति है उस पर बात नहीं कर सकते हैं। और लोकसभा में वो फ्रैक्चर दिखा। आम आदमी पार्टी, जिसको नीतीश कुमार ने बिहार में बैठाया, वो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ गए। नीतीश कुमार खुद जो उसके सूत्रधार थे, 15-16 पार्टियों को पटना में इन्होंने बैठाया जो कांग्रेस से दूरी बनाए हुए थे और कांग्रेस उनसे दूरी बनाए हुए थी, उनको इन्होंने बैठाया। खुद नीतीश कुमार की पार्टी जाकर के मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ जाती है। अखिलेश जी क्या क्या बोल गए कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के भी कमलनाथ जी क्या अखिलेश वखिलेश बोल गए। तो इस तरह से जब चीजें चल रही थी तो नीतीश कुमार जी को लगा कि शायद कांग्रेस विलंब कर सकती है, इसीलिए वो एकला चलो की राह पर चल दिए कि कल अगर कोई तस्वीर साझा बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, हम अपने अभियान को शुरू कर देते हैं। और लगता है कि वो अभियान की शुरुआत ही थी कि हम पहले वाराणसी में जाएंगे, अपनी बात को कहेंगे, गठबंधन हो ना हो, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो नहीं हो, लेकिन अगर एक महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका में मुझे आगे बढ़नी है तो अब हमें और भी इंतजार नहीं करनी है। इस तरफ मैंने बताया कि एकला चलो की राह पर उन्होंने चल दिया कि भाई मैं तो जाऊंगा और भाजपा की कमियों को गिनाऊंगा कि जो भाजपा ने आपसे वादे किए, भाजपा ने जो आपको भरोसा दिलाया, क्या भाजपा खरी उतरी? तो अगर नहीं उतरी तो एक मजबूत विपक्ष को अगर जब तक आप सत्ता नहीं देंगे, जिताएंगे नहीं, तब तक कैसे आपके लिए जो नीतियां बनेगी, जो निर्णय होंगे वो होंगे। तो शायद कांग्रेस की उदासीनता को देखते हुए नीतीश कुमार जी ने बनारस की रैली का डेट शेड्यूल किया होगा या इनकी पार्टी ने डेट शेड्यूल किया होगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अगर 19 दिसंबर को एक तारीख तय की गई है कि नहीं, उस दिन हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग बैठेंगे, हो सकता है कि उसमें कोई सकारात्मक निर्णय की बात हुई होगी। कांग्रेस के लोगों, चूंकि जो अंदर खाने की बहुत सारी बातें हैं वो सरफेस पर तो आ नहीं पाती है कि थोड़ा रुक जाइए, हम लोग बैठ के कोई सामूहिक निर्णय ले लेते हैं, थोड़ी रणनीति बना लेते हैं, इनका जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होने वाली है उसमें कोई नीतिगत निर्णय ले लेते हैं, तब जाकर के इसकी शुरुआत की जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार अब बढ़ चले हैं और अलग अलग राज्यों में इन्होंने बता दिया है कि हाँ, हम जेडीयू रैली करेगी। हालांकि जेडीयू अपने स्तर से चीजों को करते रही है, लड़ते रही है, राज्य में चुनाव लड़ते रही है, राज्य में उसको सफलता भी मिलते रही है।
तो अगर कांग्रेस बहुत पहल नहीं कर रही है या कर रही थी, शायद इस वजह से इन्होंने निर्णय लिया चलो अब हम अकेले ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है जिनको आना होगा आएंगे, एक गठबंधन का प्रारूप तय करनी होगी करेंगे, लेकिन हम इसका निर्णय बाद में लेंगे, पहले शुरुआत को हम लोग कर लें। संजय जी, जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, देखिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को लेकर पहले से भी इस बात को लेकर चर्चा है। अब 5 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए, कांग्रेस के विपरीत आए, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार का नाम एक बार फिर प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में लिया जाने लगा। खासकर जेडीयू ने ये कहा कि वो प्रधानमंत्री के पद के लिए सबसे भरोसेमंद चेहरा है। अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये तमाम चीज जो एक्टिविटी है, रैलीज वगैरह इन्होंने ऑर्गेनाइज की, क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की राह पे निकल पड़े? पार्टी तो इनको कहते रही है, इनकी पार्टी का तो मुख्य एजेंडा में ये बात रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। और नीतीश कुमार जी के ईमानदारी पर, नीतीश कुमार जी के निष्ठा पर, नीतीश कुमार जी का विजन पर, नीतीश कुमार जी के गवर्नेंस पर, तो ये तो इन्होंने तो करके दिखाया है। तो वहां पर तो कोई सवाल नहीं, कोई परिवारवाद का आरोप नहीं लगा है इन पर। नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं इस समाजवाद के कुछ लोग जो बचे हुए हैं, जो असली पोषक हैं, उसमें नीतीश कुमार जी हैं, तो नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात आई कि वो कांग्रेस पार्टी के दो विधायक नीतू सिंह और मुन्ना सिंह, वो आकर के कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार जी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करे तो शायद एक देश को एक बेहतर विकल्प मिल सकता है। ये बात मुझे बड़ा ये लगा कि वो कांग्रेस पार्टी जिसके कोई अधिकृत प्रवक्ता या कोई बड़े नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके दो विधायक आकर के ये बोल रहे हैं नीतीश कुमार के पक्ष में। इसके मायने क्या है? इसका मतलब है कि कांग्रेस से भी स्वर निकलने लगी है। कांग्रेस के भी ठीक है, वो बिहार लेवल पे ही विधायक हैं, लेकिन स्वर तो वहां से निकलना शुरू हुआ। और ये सवाल तो मैं बार बार करता था कि नीतीश कुमार जी की पार्टी तो बोलेगी, स्वाभाविक है, सारी पार्टियों के लोगों को बोलने का अधिकार है। ममता बनर्जी के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री के सबसे योग्य उम्मीदवार है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब को हमने बदल के दिखाया है, सबसे अरविंद केजरीवाल उसके उपयुक्त उम्मीदवार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दो विधायक आते हैं और वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट अगर नीतीश कुमार जी को बनाया जाए तो नरेंद्र मोदी को एक बेहतर विकल्प दिया जा सकता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ये एक अपने आप में एक सकारात्मक दिख रहा है। अब ये पार्टी का लाइन है या ये दो विधायकों की लाइन है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन दो विधायक सरफेस पर आकर के कैमरे के सामने बोल गए। जी, जाहिर सी बात है। अब आने वाले दिनों में संजय जी 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। उस बैठक में क्या होगा, ये तस्वीर, उस बैठक में तस्वीर काफी हद तक साफ होगी। रैली आने वाले दिनों में जेडीयू कब करेगी, ये भी देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में आपने भाग ली संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।